हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग बीपीएससी का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न का जो सेशन है उसे स्टार्ट कर चुके हैं। और उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बीपीएससी से जुड़े 25 ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी वर्ष बीपीएससी के पीटी का जो एग्ज़ाम होता है यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें खास तौर पे पूछा जाता है। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इससे पीटी कवर होगा, तो पीटी तो कवर होगा ही, पीटी तो 100% कवर होगा। लेकिन साथ ही उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके थ्योरी पोर्शन के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे आपको उससे उससे जुड़े अगर क्वेश्चन मेंस में भी आता है तो आप उसका आंसर उसमें लिख सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि पीटी और मेंस दोनों एग्जामों के लिए ये जो टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आज फिर से वही टॉपिक को स्टार्ट किए हैं। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता होगा। अगर आपको फायदा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगता है हमारा ये सेशन। चलिए, फर्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में निम्न में से कौन से जिले सम्मिलित हैं। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात। क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सर्वाधिक लिंगानुपात। अब सर्वाधिक कहने का मतलब होता है सबसे अधिक लिंगानुपात। ऑप्शन आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गोपालगंज और सिवान, सेकंड है मुंगेर और नवादा, थर्ड है सारण और मुंगेर, और फोर्थ है मुंगेर और गोपालगंज, और फाइव तो आपको पता है कि फाइव जो ऑप्शन रहता है यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में, ये पांचवा जो ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है रहता कि इनमें से कोई नहीं फिर या एक से अधिक। तो पांचवा ऑप्शन तो इसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई जिला जरूर ऐसा होगा जो बिहार का लिंगानुपात को दर्शाता होगा। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो जिला ऑप्शन में दिया है। फर्स्ट था गोपालगंज और सिवान। तो आप लोग सभी को पता होगा कि लिंगानुपात सबसे ज़्यादा बिहार के गोपालगंज में है और सेकेंड में सिवान आ जाता है। ठीक है, यानी गोपालगंज और सिवान बिहार का दो ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। अब लिंगानुपात होता क्या है, तो लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुष की संख्या है तो उसमें महिला कितनी, यानी 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितना है। तो मान लिया कि 928 है या फिर 910 है, ये लिंगानुपात बताता है। ठीक है, यही होता लिंगानुपात। यानी कि पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से तुलना कर किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रश्न। सेकंड प्रश्न को देखते हैं कि सेकंड प्रश्न क्या कहता, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। आप लोग सभी को बताए थे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज जिला है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का, गोपालगंज का। अब कहता है कि लिंगानुपात यहाँ का है कितना, यानी कि कितने पुरुष में कितने स्त्रियां हैं, ये पूछ रहा। लिंगानुपात है कितना, यानी पुरुषों की संख्या पूछा जा रहा कि यहाँ पे कितने पुरुष हैं। ठीक है, लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ पे कहता है क्या कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो गोपालगंज में। कितना, तो 1021। 1021 कहने का मतलब हुआ कि 1000 पुरुष पे यहाँ पे 1021 क्या है, आदमी है। 1000 पुरुष, सॉरी आदमी नहीं, 1021 स्त्रियां हैं। 1000 पुरुष पे 1021 स्त्रियां, यानी पुरुषों से 21% जनसंख्या ज़्यादा है किसका, स्त्री का। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद थर्ड प्रश्न कहता राज्य में न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला है। सबसे कम नगर किस जिले में है, सबसे कम, न्यूनतम जिसको बोलते हैं न्यूनतम नगरीकरण। राज्य में सबसे न्यूनतम नगरीकरण वाला जो जिला है वो कौन है, आप लोग सभी को पता होगा कि कौन है, समस्तीपुर है, जो जहाँ पे सबसे कम नगर है। वहाँ थोड़ा क्या बोल सकते हैं, देहाती क्षेत्र जैसा होता है माहौल वहाँ, इसीलिए वहाँ पे नगर की अभाव होता है, नगरों की संख्या वहाँ पे सबसे कम होता है। और चलिए अब हम लोग जानते हैं, कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है।
क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? आप लोग सभी को पता होगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान 13वां है। लेकिन अगर बिहार की क्षेत्रफल की बात करें, कुल क्षेत्रफल की, तो यह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट में नोट करेंगे, ठीक है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है अगला प्रश्न, इसको देखते हैं। जैसे कहता बिहार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है, राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है? कहता है कि क्वेश्चन आता है कि घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार है जो प्रथम स्थान पे आता है, देश में प्रथम स्थान पे आता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। तो कहता है यहाँ पे कि राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है, राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कितने क्षेत्रों में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है जो 1106 है, ठीक है, यानी 1106 व्यक्ति पर मीटर में रहता है। पर मीटर नहीं बोल सकते हैं, क्या उसको बोल सकते हैं, यानी जो जहाँ से जो घनत्व की जो लेवल होता है वहाँ से मापा जाता है। तो उसके अनुसार देखते हैं तो बिहार जो है, बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आया कि राज्य में तो सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार राज्य का है, भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार राज्य का है। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन आता है कि सबसे भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या भारत में सबसे नंबर 1 पे है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश, बड़ा राज्य कौन है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ने बताया कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से बिहार है भारत का सबसे बड़ा राज्य, इसलिए जनसंख्या का जो दृष्टि है उसके अनुसार भी बिहार ही प्रथम स्थान पे आएगा। लेकिन नहीं, ये घनत्व के स्थान पे है, चूँकि बिहार का क्षेत्रफल कम है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से, इसीलिए यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है। लेकिन यूपी जो है, यूपी का क्षेत्रफल बिहार से बहुत अधिक है, इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। जनसंख्या ज़्यादा कहाँ का है, यूपी का है, लेकिन क्षेत्रफल भी ज़्यादा यूपी का ही, बिहार का क्षेत्रफल यूपी से कम है। जनसंख्या घनत्व के मामले में जो बिहार है फर्स्ट नंबर पे है। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। उसके बाद कहता है कि राज्यों में शहरीकरण की दर कितनी है, राज्यों में शहरीकरण की दर, यानी कि बिहार में कितने % शहर है, यानी शहर वाला क्षेत्र बिहार में कितना है। आपको ऑप्शन दे दिया है 10.5%, 9.8%, 11.3%, 12.5%। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ये इसका जो आंसर होगा वो है 11.3%, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 11% हमारे बिहार राज्य में क्या है, हमारे बिहार राज्य में नगर है, यानी शहर वाले क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र कितना है, तो 11.3% बिहार में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कहता है राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात कितना है। बाल लिंगानुपात यानी कि गर्ल्स और बॉयज, जो बच्चा होता है, लड़के और लड़की जो बच्चा होता है उसके अनुसार, जिस तरीके से महिला और पुरुष में लिंगानुपात देखा जाता है उसी तरीके से बाल लिंगानुपात होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य में बाल लिंगानुपात है 935। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 अगर लड़का है तो 935 लड़की है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1000 लड़का है तो 935 लड़की है। बाल लिंगानुपात कितना है, तो 935, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कहता वर्तमान में बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। ये आप नोट करेंगे कि वर्तमान में जो बिहार राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, जनसंख्या। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है, आप लोग इसको नोट करें। इसको एक क्रमबद्ध तरीके से याद करेंगे, 10, 14, 99 और 452,
यानी 10, 40, 99, 452। ये जब भी आपसे कोई पूछे आंकड़ा वाले बात है तो आंकड़ा वाले जो पॉइंट होता है उसको कुछ माइंड लगा कर याद रखना चाहिए। इसको तो याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम रटेंगे इसको नहीं, दिमाग से इसको याद रखेंगे। कैसे? आप क्या करेंगे कि 10, 40, 99, 452 मोबाइल नंबर जिस तरीके से होता है ना उस तरीके से याद करेंगे। जैसे मान लिया कि अपना अपना हर किसी को मोबाइल नंबर पता होगा 6201031571, ऐसे करके होता ना कि 62, 010, 31, 571, ऐसे करके अपना अपना मोबाइल नंबर होता। उसी तरीके से इसको भी याद करेंगे 10, 40, 99, 452। अब ये क्या करेंगे, ऐसे तो किसी को बताएंगे नहीं क्योंकि हम लोग शिक्षित लोग हैं, तो शिक्षित लोग ऐसे तो बताएंगे नहीं, ऐसा तो कोई एक बच्चा भी बता सकता। आप क्या करेंगे कि 10, 40, 99, 452 को पेन लेकर अपने हाथ पे लिख लीजिए और उसको ऐसे काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी 10 करोड़ 40,99,452 जनसंख्या है, लोग यहाँ निवास करते हैं। लगभग एक बात जान लीजिए, जनसंख्या संबंधी जो आंकड़ा होता है वो लगभग में चलता है। तो बोल सकते हैं कि हमारे बिहार का जनसंख्या वर्तमान में लगभग 10 करोड़ 40,99,452 है। ठीक है, इस प्रकार बोलेंगे। तो इतना पॉइंट आप लोग नोट करेंगे और फिर हम लोग आगे के पॉइंट को देखेंगे। चलिए 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, इसको देखते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है। मखदूम शाह दौलत, क्या बोल रहे हैं, मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है। आप लोग सभी को पता होगा कि मखदूम शाह दौलत का जो अदालत, ये जो क्या बोलते हैं मकबरा है, ये है आपका मनेर ज़िले में। मनेर ज़िले में, जहाँ का लड्डू आप लोग शायद खाए होंगे। मनेर ज़िले का जो लड्डू होता है वो काफ़ी प्रसिद्ध होता है। तो आप अगर बिहार के बाहर के लोग हैं या फिर बिहार के हैं और मनेर का लड्डू कभी नहीं खाएं या इसके बारे में चर्चा नहीं सुने हैं, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। बिहार का है तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो कभी अगर मौका मिले तो वहाँ जाकर इसको लड्डू को आप खा सकते हैं, या फिर पटना वगैरह में भी इसका लड्डू मिलता है। लेकिन आपको ओरिजिनल लड्डू के लिए मनेर जाना पड़ेगा। ठीक है, और बाहर के जो लोग हैं वो जब मौका मिले बिहार आने के लिए, जब एग्ज़ाम देने आते हैं तो, या फिर किसी और पर्यटक स्थल पे घूमने आते हैं तो मनेर ज़रूर जाएंगे और यहाँ का लड्डू का स्वाद चखेंगे। ठीक है, तो किसको किसको जाना है कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन चाहते हैं कि हमारे बिहार का जो फेमस लड्डू है मनेर ज़िले का, वो किसे किसे खाना पसंद है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है बिहार के किस स्थान पे फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है। फिल्म सिटी, फिल्म सिटी का निर्माण बिहार में कहाँ पे कराया जा रहा है। आप लोग सभी को पता होगा कि फिल्म सिटी का निर्माण कराया जा रहा राजगीर में। अब देखिए ये फिल्म सिटी का निर्माण करने का जो प्रक्रिया है ये बहुत, यानी कि लगभग 5-6 साल पहले से ही चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में एक बहुत ही बड़े वारदात हुआ हमारे बिहार के लिए। एक बहुत, हमारे बिहार के लिए तो बहुत ही दुखद बात है ही, और साथ ही साथ हमारे भारत के लिए भी एक दुखद बात है, क्योंकि हमारे बिहार का एक अपना सपूत हमने खोया है, और एक भारत का एक क्या देशभक्ति को खोए हैं। तो दुख की तो बात है। अभी हाल में ही आपको पता है कि बिहार के पटना जिला का एक बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो गया। मर्डर नहीं बोल सकते हैं, हालांकि वो बोलते हैं कि सुसाइड किया गया, उसको बारे में कहना लोगों को सुसाइड किए, लेकिन सीबीआई जांच चल रही है, क्योंकि ऐसा लोगों को आशंका है कि इसका सुसाइड नहीं बल्कि सोचा समझा एक प्लानिंग के साथ उनका मर्डर किया गया है। तो अगर ऐसा है तो हम भी ये सरकार से अपील करते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनके बारे में जो भी, उनके मर्डर से संबंधित जो भी बातें हैं उसको क्या सही है क्या गलत है, सीबीआई के द्वारा उसके ऊपर जांच करवानी चाहिए, और जनता के समक्ष उसके जो क्या है बातें हैं उसको रखनी चाहिए। ठीक है, तो सुशांत सिंह राजपूत को डेथ करने के बाद जो हमारे जो बिहार का जो
सरकार है, बिहार सरकार है, उन्होंने फैसला किया कि अब तो पहले ये जो राजगीर में था, राजगीर में इसका काम चल रहा था, लेकिन पहले ये कंफर्म नहीं हुआ था कि राजगीर में बनेगा, लेकिन अब तो कंफर्म ही हो गया कि राजगीर में फिल्म सिटी तो बनेगा ही बिहार का, लेकिन उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे रखा जाएगा, क्योंकि वो हमारे राज्य के नहीं बल्कि एक देश का सबसे बेस्ट एक्टर थे, ठीक है, और हमारे पटना जिला के, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पे राजगीर में फिल्म जो इंडस्ट्री से जुड़े जो फिल्म सिटी है उसका निर्माण कराया जा रहा है। इससे हम लोगों को फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई फिल्म का शूटिंग वगैरह होगा, हमारे एरिए का क्षेत्र है, राजगीर कोई दूर है नहीं, तो हम लोग उसको देख सकते हैं, वहाँ पर्यटक स्थलों का और भरमार बढ़ेगा, ठीक है। उससे सरकार को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, और बिहार के निवासी को तो खास करके उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे राज्य में भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग तो है ही, लेकिन अब यहाँ पे फिल्म कंपनियाँ भी बनना शुरू हो गया। तो ये फिल्म सिटी जो है वो आपके राजगीर शहर में बनाया जा रहा, बिहार जिले का जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य का जो राजगीर है वहाँ पे, नालंदा जिले में राजगीर पड़ता है। अब देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा ऋतु गीत है। आपको पता होगा कि बिहार में बहुत सारे प्रकार का गीत गाया जाता है, संस्कार गीत, गाथा गीत, पर्व गीत, त्योहार गीत, ऐसा होता है ना। तो वो यहाँ पे बोल रहा है ऋतु गीत भी होता है, ठीक है। ऋतु गीत किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, शायद आप कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, बिहार से बाहर है तो नाम तो नहीं सुने होंगे, लेकिन आप बीपीएससी करते तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कहता निम्न में से कौन सा ऋतु गीत है? ऑप्शन ए है हिंडोल, बी है साहनी, सी है रोपनी और डी है थपाई। ये जो रोपनी की जो बात की है, ये रोपनी आपको पता है बिहार हमारा एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से परिपूर्ण क्या है, एक राज्य है जो हमारे गौरवमयी अतीत को दोहराने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे अभी हमारा धान का जो रोपनी चल रही है, तो धान का जब रोपाई होता है, धान जिसको आप चावल के रूप में जानते हैं, तो उसका एक पेड़ होता है, पेड़ को पहले उसको खेतों में बोया जाता है, उसके बीज को, उससे फिर एक छोटा पौधा निकलता है, फिर वहाँ से उसको निकाल कर दूसरी जगह खेतों में बोया जाता है। तो जो बोने वाला जो मजदूर होता है, खास तौर पे महिलाएं होती है, तो वो क्या करती है कि पूरे पूजा पाठ के साथ और पूरे पुआ और पकवान के साथ खेतों में रोपनी की शुरुआत करती है और खूब मस्ती मनाती है, खूब खाती है। फेस्टिवल की तरह एक हमारा ये त्यौहार होता है, तो उसी के साथ रोपनी करते हुए वो ये गीत गाती है, तो उसी को बोला जाता है रोपनी गीत, ठीक है। लेकिन ऋतु गीत क्या होता है? तो ऋतु गीत का नाम है हिंडोल। हिंडोल जो है एक क्या है, ऋतु गीत है, ठीक है। अब बात करेंगे, आप लोग कह रहे होंगे कि सर एक क्वेश्चन पे आप इतना डिस्कस करते, तो हमने क्या बताया, ये है ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम लोग इसका थोड़ा थ्योरी पार्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको अगर मेंस में भी इससे जुड़े क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सकते हैं आसानी पूर्वक। चलिए, अब हमारा 12 नंबर यानी 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता किस क्षेत्र में मंजूषा कलर प्रचलित है? मंजूषा कलर किस क्षेत्र में है? कौन सा? मंजूषा कलर। तो ये मंजूषा कलर किस क्षेत्र में? 4 ऑप्शन आपको बताते हैं। ऑप्शन ए है दरभंगा, बी किशनगंज, सी कैमूर और डी है भागलपुर। तो मंजूषा जो कला केंद्र है, ये आपको कहाँ स्थापित किया गया? तो भागलपुर में है मंजूषा कला केंद्र, ठीक है। कहाँ है? मंजूषा कला केंद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में प्रेमचंद्र रंगशाला कहाँ है, तो ये है आपका प्रेमचंद्र रंगशाला पटना में, और पटना में एग्जैक्ट कहाँ? तो पटना में राजेंद्र नगर है, और राजेंद्र नगर के पास एक क्या है, एक बहुत ही फेमस जगह जिसको बोलते हैं बाजार समिति। बाजार समिति के पास ही ये जो प्रेमचंद्र रंगशाला है वो है। वहाँ पे लोगों को एक्टिंग सिखाया जाता है, एक सरकारी संस्था है जहाँ पे लोगों को एक्टिंग सिखाया जाता है। अगर आपको भी थोड़ी बहुत संगीत आती है तो आप वहाँ पे जाके अपना संगीत को प्रस्तुत कर सकते हैं। वहाँ से फिर आपको ट्रेंड किया जाएगा, वहाँ पे टीचर होता है, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ता है नृत्य के लिए, एक्टिंग के लिए, सिंगिंग के लिए। वहाँ पर आप एडमिशन लेकर और अपना वहाँ शुरुआत कर सकते हैं अपने करियर को, और फिल्म इंडस्ट्री में भी आप लोग जा सकते हैं। तो ये है हमारा कहाँ? राजेंद्र नगर में। और राजेंद्र नगर कहाँ? पटना, जो कि बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्न। 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है? जैसे आपसे पूछा जाए कि बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, गर्म स्थान कौन सा है, तो आप लोग सभी को पता होगा कि बिहार का सबसे गर्म स्थान जो है वो कौन सा है, तो वो है गया।
और सबसे ठंडा स्थान भी तो गया। बिहार का सबसे गर्म स्थान भी गया और ठंडा स्थान भी गया। अब इसके पीछे रीज़न है क्यों ये ठंडा है और क्यों गर्म है। ठंडा इसलिए क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों पे आपको पता है कि बर्फीली हवाएं चलती है पहाड़ी इलाकों में। तो जब ठंडा का मौसम होता है तो यहाँ पे अत्यधिक ठंडा पड़ जाती है। बिहार के अन्य जिलों के से ज़्यादा गया ज़िले में ठंडा पड़ जाती है ठंडे के मौसम में। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है कि बर्फीली जो वहाँ जो बर्फ वाले ये जो क्या बोलते हैं पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के कारण वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है। क्योंकि पहाड़ जो होता है सैल से बना होता है, चट्टान से बना होता है और चट्टान जो है धूप सूर्य की किरण से वो बहुत हीट हो जाती है और हीट हो जाने के कारण वो क्या करती है, आग की भांति वो कार्य करने लगता है, जिसके कारण गर्मियों में वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन ठंडा में टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती है। तो आपसे पूछा जाए सबसे गर्म जिला गया, ठंडा जिला गया, ठीक है। अब कहता बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। आप लोग सभी को पता होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा किशनगंज में वर्षा होता है, ठीक है। बिहार का पूर्वी राज्यों में आता है किशनगंज, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है तो आप लोग सभी को पता होगा मानसीरवा, और मानसीरवा किधर है तो आंध्र प्रदेश की डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए आगे की ओर, कहता बिहार में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है। अब होती है ना कि वर्षा का महीना बिहार में क्योंकि बिहार ही नहीं हमारे पूरे भारत क्वेश्चन आता है कि देश की जलवायु कैसी है तो मानसूनी। हमारे देश का जलवायु कैसा है तो मानसूनी, हम लोग मानसून पे निर्भर है क्योंकि यहाँ पे लगभग 75% से अत्यधिक जो लोग हैं वो कृषि से ही अपना गुजर बसर करता है। इसीलिए हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है और देश में भी बिहार राज्य है जो सबसे ज़्यादा फेमस है कृषि के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है। तो अभी का जो सेशन चल रहा है अभी आप लोग देख रहे होंगे कि प्रतिदिन वर्षा होता है। अभी कहने का मतलब हमारा जुलाई चल रहा है तो ये जो जुलाई से जो अगस्त वाले जो महीना होता है इस समय बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने के लिए मिलता है। अभी पता है हर दिन बारिश हो रहा है, बारिश से जो लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि बारिश नहीं होना चाहिए, बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगा ही, नहीं होगा ही तो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि हमारे किसान इसी के ऊपर आश्रित है और किसान को ज़रूरत है बारिश होने का, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं आगे। जैसे आपसे प्रश्न कर लिया जाए, प्रश्न को देखिए आगे का प्रश्न क्या कहता है। जैसे आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मृदा चैप्टर एक टॉपिक आएगा, हम लोग ऐसे बिहार स्पेशल का जो वीडियो उसको स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, उसी तरीके से आता बिहार का खनिज संपदा, बिहार का जो मिट्टी है वो, बिहार का नदी है वो, बिहार का पहाड़ी क्षेत्र है वो, झील झरना सभी के बारे में स्पेशल पढ़ना। आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यानी बिहार का जितना क्षेत्रफल है कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो इसका कितना परसेंट पे जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 70%, 80%, 90%, 60%। तो जलोढ़ जो मिट्टी है वो पाया जाता है 90%, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी होता है उपयोगी धान के लिए, और धान होता है जूट वगैरह होता है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, एक होता है खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, तो इस सब के ऊपर भी हम टॉपिक लाएंगे। मिट्टी चैप्टर ही एक इसका आता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कहता बिहार की मृदा का विभाजन कितनों भागों में किया गया। तो बिहार के मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, बिहार के मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया। आप लोग इसे नोट करेंगे कौन कौन भाग है। तो इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं मिट्टी के ऊपर, उसमें हम लोग जानेंगे कि बिहार में जो मिट्टी है वो कितने प्रकार का है, कितने भागों में बांटा गया है, और कौन से मिट्टी में कौन से फसल उगाई जाती है, कितना इसको वर्षा चाहिए, सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए आगे की प्रश्न 19 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है। कहता यहाँ पे कि धान तथा जूट हेतु कौन सी मृदा उपयोग होती है। आपको बता रहे थे कि अभी जलोढ़ में भी 2 प्रकार की, नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक होता है एक
पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है, दो प्रकार की। तो धान और जूट के लिए प्रसिद्ध जो होता है वो होता है नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है यानी नया जो जलोढ़ मिट्टी होता है जिसको बोला जाता है खादर मिट्टी, और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बोला जाता है बांगर मिट्टी। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर जो मिट्टी है उसमें जूट और धान की खेती सबसे अत्यधिक मात्रा में होती है, क्योंकि वो भीगा हुआ स्थान होता है, चिपचिपा मिट्टी वो होता है, उसमें हमेशा नमी बना होता है। और ये दो फसल जूट और जो धान है ये हमेशा इसमें पानी रहना चाहिए, तभी ये फसल अच्छे मात्रा में हो पाती है। चलिए 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, इसको देखते हैं। कहता कगारी मृदा के भौतिक एवं रासायनिक लक्षण है। कगारी मृदा, कगारी मृदा का जो भौतिक और रासायनिक जो लक्षण है वो क्या है, आपके पास कुछ ऑप्शन दिया गया है। इसका जो मेन मुद्दा है यानी कि कगारी मृदा का जो भौतिक और रासायनिक जो कारण है, क्या इसका लक्षण है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो ये क्या होता है, इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है। सबसे पहले कगारी जो मृदा होता है इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। हालांकि भूरा बहुत सारे मिट्टी का रंग होता है। और इसका जो प्रकृति होता है वो होता है क्षारीय। इस कारण से हम इसको पकड़ सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 20 नंबर होगा। तो कगारी मृदा जो है उसका रासायनिक और भौतिक लक्षण ये है कि ये भूरा होता है और ये प्रकृति से कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। तो आप लोग इस 20 प्रश्न को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग 5 प्रश्न मात्र और बच गया, उसको भी देखते हैं। चलिए 21 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। कहता प्रोफेसर राम परवेश एवं प्रोफेसर इनायत अहमद द्वारा बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। यानी दो व्यक्ति था, प्रोफेसर राम परवेश और प्रोफेसर इनायत अहमद, इसके द्वारा बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन है आपके पास A8, B12, C15, D6। तो इसमें आपको एक 5वां ऑप्शन होता है जो यहाँ पे काम आएगा। 5वां ऑप्शन में आता है कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसमें है जो कितने क्षेत्रों में, तो 8 भी बोल रहा है, 12 भी बोल रहा है, 15 भी बोल रहा है, 6 भी बोल रहा है। तो आपको पता कि यहाँ पे 2 प्रोफेसर है, तो 2 प्रोफेसर है तो दोनों अपने अपने आधार पे अलग अलग डिजिट में डिवाइड किया होगा। जैसे मान लिया कि प्रोफेसर राम परवेश है जो किया होगा 8 भागों में, प्रोफेसर इनायत अहमद है ये किया होगा 12 भागों में। यानी यहाँ पे इसका आंसर 1 से अधिक आ रहा है, या फिर हो सकता है कि इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। तो आपको 1 से अधिक आया यानी आपको ऑप्शन नंबर 5वां मारना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कहता है दक्षिणी बिहार की नदियों में शामिल है। दक्षिणी बिहार के नदियों में शामिल है, दक्षिणी बिहार का जो नदी है, दक्षिण बिहार का जो नदी कौन है, ऑप्शन आपको बताते, पुनपुन, और उसके बाद है किउल, फल्गु, गंडक। देखिए यहाँ पे 4 नदी दिया गया है, पुनपुन, किउल, गंडक, फल्गु। किउल तो आपको पता है कि ये पूर्वी बिहार में आ जाएगा। उसके बाद पुनपुन, पुनपुन जो है बिहार का दक्षिणी नदियों में आता है। फल्गु है जो बिहार का दक्षिणी नदियों में आता है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे 1 से अधिक आंसर आ रहा है। तो 1 से अधिक जहाँ पे आंसर आएगा वहाँ पे हम लोग 5वां नंबर ऑप्शन मारेंगे, यानी इनमें से कोई नहीं या फिर 1 से अधिक वाला ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्या कि कैमूर पठार को निम्न में किस नाम से जाना जाता है। कैमूर के पठार को और क्या कहा जाता है, कैमूर के पठार को, सॉरी ये हमारा 21 नंबर, ये 22, ये 23। कैमूर के पठार को और किस नाम से, तो इसको कहा जाता है रोहतास पठार। क्या रोहतास में, क्योंकि कैमूर जो जगह है वो रोहतास के तरफ ही है। कैमूर एक अलग जिला ही होता है, ठीक है, रोहतास भी एक जिला ही है। तो कैमूर की पठार को किस नाम से, क्योंकि कैमूर और रोहतास जो जिला है दोनों टचिंग में है, इसीलिए कैमूर के पठार को रोहतास के पठार के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कहता कैमूर का पठार किस स्थान से आरंभ होता है। तो कैमूर का जो पठार है, 24 नंबर आपका प्रश्न है कि कैमूर का पठार किस स्थान से, तो कैमूर का जो पठार है वो आपका जब्बलपुर से स्टार्ट होता है। कहाँ से, जब्बलपुर से। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न,
जिससे आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और वो ये है, आपके प्रश्न में आ जाएगा कि बिहार का जलवायु को कितने भागों में बांटा गया। 25 नंबर प्रश्न यही कि आपको दे दिया कि बिहार के जलवायु को कितने भागों में, 3 भागों में। अब ये 3 भागों, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ये 3 ऋतु है। कौन कौन है? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अब ये जो वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु है, ये मार्च से मध्य जून तक, यानी मार्च से जून तक जो ऋतु चलती है उसको वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, यानी गर्मी वाला सीजन। अब वर्षा ऋतु तो जून से लेकर अक्टूबर तक, जून से अक्टूबर तक लगभग वर्षा होती है, इसीलिए इसको वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु हो गया। शीत ऋतु तो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक जो सेशन चलता है, यानी अक्टूबर से फरवरी तक जो सेशन चलेगा उसको क्या बोलेंगे? शीत ऋतु। तो ये हुआ आज का 25 प्रश्नों का सिलसिला खत्म, यहीं पे होता है। और 25 नंबर ही क्वेश्चन, ही 25 क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि बहुत सारे और एक्स्ट्रा जानकारी भी इस वीडियो में हम लोगों ने जाना। तो इसी प्रकार का और भी हमारा टॉपिक आता ही रहेगा, और आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के पास शेयर करें, क्योंकि और भी जो भी बच्चा बीपीएससी का तैयारी करते हैं स्पेशली वो भी इस बातों का, इस जो क्लास है इसका फ़ायदा ले सके, और हम भी यही चाहते हैं। और आप लोगों को भी ये कर्तव्य बनता है कि आपको एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते ये काम जरूर करेंगे, क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति जो है वही सच्चाई को साथ देता है, और हम लोग खुद सच्चाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हमेशा सच्चाई को ही क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो आप लोग ज़रूर ये काम करेंगे, शेयर करने का, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने का, क्योंकि कोई मेहनत कर रहा है तो उसका मेहनत का तो फल देना ही चाहिए। सच्चे इंसान का यही पहचान ही होती है। तो आप लोग ज़रूर ये काम करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग खूब जमकर पढ़ाई करेंगे, अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे रहेंगे। मिलते हैं फिर, आपका दोस्त बलराम। तब तक के लिए आप लोग का जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।